कभी ककड़ी कभी रायता। और इसी टाइप से जो है हरीश रावत ने पैर अपने पूरी तरह से उत्तराखंड में जमा रखे हैं। हमारे साथ हरीश रावत ही मौजूद हैं। पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं और इस समय कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक माने जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। थैंक यू। कभी ककड़ी पार्टी कर रहे हैं और आज फिर एक रायता पार्टी कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप रायता ज़्यादा बिखेर रहे हैं। हम किसी भी व्यंजन को अपने आगे राष्ट्रीय व्यंजन की थाली में नहीं ला पाए, लोगों की पसंद नहीं बना पाए। गुजरात के भाइयों ने समोसे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया, हमारे दक्षिण के भाइयों ने इडली डोसे को बद्रीनाथ केदारनाथ तक पहुंचा दिया। तो हमारे सामने भी एक चुनौती है। तो मैंने सरकार के तौर पर भी इसको घी संक्रांत एक त्यौहार होता था, उसको मनवाता था। और उसमें नाना प्रकार के व्यंजन सेट्स को भी मैंने बुलाया। मैंने ये भी कोशिश की कि हमारे व्यंजन किस तरीके से आज की मार्केट टेस्ट के साथ हम उनका सामंजस्य कर सकें, वो सरकारी तौर पर। जब सरकार नहीं रही तो मैंने उसको एज ए प्राइवेट पर्सन, एक एक्स चीफ मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर या किसी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़ाने की कोशिश की, ताकि वो कनेक्ट बना रहे, वो कनेक्ट बना रहे। अब ये रायता, और वो भी अल्मोड़िया रायता, ये एक बड़े हिस्से में रोजगार का बड़ा साधन है। आप छोटे छोटे मार्केट देखेंगे तो वहाँ पे पकौड़ी, आलू, रायते वो मिलेगा। 3-4 महीने ककड़ी का रायता एक बड़ा लोगों का आजीविकादायक है। न केवल रायता आजीविका देता है, बल्कि जो ककड़ी उत्पादक हैं उनको उनको भी इसका लाभ मिलता है। तो इसलिए मैं उस कनेक्ट को बनाए रखता हूँ। इसके पीछे राजनीति भी हो सकती है, क्योंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, तो मेरे हर एक्शन को कहीं कहीं पर लोग राजनीति आदि आदि से जोड़ करके देखते हैं। लेकिन साथ साथ जो है, इसके पीछे एक इकोनॉमिक्स भी है, एक अपनी चीज़ों से, अपने उत्पादों के साथ एक कंसर्न भी है, एक चिंता भी है कि इतने बड़े राष्ट्रीय व्यंजन मार्केट में हम कहीं पर खड़े नहीं हैं, तो वो चिंता भी है। तो ये है, तो मैंने इसीलिए कहा, जाकी रही जैसी भावना। सर, विपक्ष का समझ में आता है, जैसे आपने बताया कि राजनीति भी इससे जोड़कर देखी जा सकती है। विपक्ष का मैं मानता हूं कि उनको राजनीति नज़र आती हो, पर हरीश रावत जब भी कोई ककड़ी की पार्टी करते हैं, आम पार्टी करते हैं या रायता पार्टी करते हैं, तो वो रायता उनकी अपनी ही पार्टी में बिखरना शुरू हो जाता है। उनकी अपनी ही पार्टी के लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं। बच्चे हैं उनको थैंक यू, कम से कम वो उससे वो कहाँ पर खड़े हैं, उनकी सोच क्या है, वो दिखाता है। सर, वो और बच्चे नहीं जब है, 50 जब साल जब 55 साल जब की उम्र जब पार कर चुके हैं। जानते हैं उनका वजूद भी लोगों के सामने है, और लोग मुझको भी जानते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग अपना इश्तेहार खुद बनते हैं, और ऐसे लोग जिनके हिमायती होते हैं, जिनके पक्ष में कहते हैं, भगवान करे मेरे सभी राजनीतिक विरोधियों को ऐसे ही हिमायती मिल जाए, तो मुझे ज़्यादा राजनीति में हाथ पांव मारने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। विरोधियों की बात आई तो सर, पूर्व में आपके साथी रहे, आपकी सरकार को उनकी वजह से नुकसान पहुंचा। मैं बात कर रहा हूं हरक सिंह रावत की। वो लगातार जुगत में हैं कि फिर से स्थापित हो सके हैं, और कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपका आशीर्वाद उनको प्राप्त हो नहीं रहा। एक चर्चा ये भी चली कि केदारनाथ, जिस तरीके से आपने मंगलौर में और बद्रीनाथ में जीत हासिल की, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को उत्साहित करती है, एक बड़ी जीत मानी जा सकती है। खासकर तब जब हम बात करते हैं हिंदुत्व को लेकर, जब आप अयोध्या की सीट बीजेपी हार जाती है, दूसरी हिंदुत्व की सीट कहीं तो बद्रीनाथ सीट हार जाती है। बात अगर केदारनाथ की हो तो वही आपके पुराने साथी आज की तारीख में केदारनाथ को लेकर बड़े चर्चित नजर आ रहे हैं। मैं हरक सिंह रावत की बात कर रहा जब हम राजनीतिक जीवन में होते हैं, तो हमारे जो पीछे का इतिहास होता है, वो हमारा पीछा करता है, वो हमारे साथ आकर के खड़ा हो जाता है, गाहे बगाहे। और ये बात मुझ पर भी लागू होती है, ये बात माननीय हरक सिंह जी पर भी लागू होती है, किसी और पर भी लागू होती है। ये यथार्थ है, यदि 2016 के अंदर कांग्रेस पार्टी में एक बड़ी टूट नहीं की गई,
टूट के मास्टरमाइंड आज भी बीजेपी के अंदर है, टूट के इनिशिएटर आज भी केंद्र सरकार में सब महत्वपूर्ण पदों पर हैं, सब है। तो सब जानते हैं क्या हो रहा, मगर ये यथार्थ है, ये सत्य है कि यदि 2016 में वो टूट नहीं हुई और जिस तरीके की योजनाओं के साथ हम खड़े थे और जिस प्लेटफॉर्म पर उस समय कांग्रेस सरकार खड़ी थी, हमारी योजनाएं खड़ी थी, तो 2017 में हम बहुत अच्छे मार्जिन के साथ सरकार बना दी। आप अंदाज लगाएं, इतनी बड़ी टूट और अचानक हुई टूट, केंद्र सरकार का इतना बड़ा झपट्टा, मोदी जी और उत्तर प्रदेश के अंदर चली हुई सांप्रदायिकता की एक प्रचंड आंधी, कम्युनलाइजेशन, कम्युनल डिवाइड जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से चला और उत्तराखंड को उसने प्रभावित करने का काम किया, तब भी हम 35% के आसपास वोट लाए, 35% के आसपास वोट लाए। वो तो से सारी पार्टियों के, जिनमें यूपीडी भी सम्मिलित है, सबका ध्रुवीकरण यदि भाजपा के पक्ष में नहीं हुआ होता और हमारे ये बड़े बड़े लोग जो है, हम बहुत सारी सीटों पर बहुत कमज़ोर नहीं हो गए होते, तो रिजल्ट कुछ और होता। तो कांग्रेस आज अपोजिशन में है, तो उसमें 2016 की उस प्रकरण की बड़ी ज़बरदस्त भूमिका है, ज़बरदस्त भूमिका है। तो जब तक कांग्रेस सत्ता में नहीं वापस आ जाती है, तब तक हर सच्चे कांग्रेसमैन के दिल में, कार्यकर्ता के दिल में ये सूल की तरीके से चुभता रहेगा। हमारे 20-25 साल के संसदीय अनुभव के ऊपर पार्टी ने एक 2 साल के संसदीय अनुभव को ज़्यादा वरीयता दी और उनको चीफ मिनिस्टर से थाली में परोस करके दी। और जब आप केदारनाथ में फेल हो जाते हैं बुरी तरीके से और जनता में एक बड़ा आक्रोश पूरे देश भर में केदारनाथ जी को लेकर के, उसकी मिसहैंडलिंग को लेकर के होता है, तो उस समय पार्टी की मजबूरी थी, तो इसलिए हरीश रावत को यहाँ भेजा गया था। तो होना ये चाहिए था कि वो और उनके सहयोगी हमारे साथ सहयोग में खड़े हुए। हमने 1.5 साल के अंदर आपदा के सब घावों को भरा, पुनर्निर्माण और पुनर्वास का एक अद्भुत रिकॉर्ड कायम किया। भुज में प्रलय आई, भूकंप आया, लेकिन आज भी दाग है। शोलापुर में आज भी दाग है, लेकिन केदारनाथ में हमने हर दाग, हर घाव को भर दिया। लेकिन इस सब के बावजूद जो है, आपने पार्टी को, सरकार को अस्थिर कर दिया। आपने हमको डेली वेज चीफ मिनिस्टर के रूप में खड़ा कर दिया। आज गैरसैंण एक चुनौती के रूप में खड़ा नहीं होता। 9 जिले आज यथार्थ हो जाते। 100 करोड़ रुपया हमने बजट में प्रावधान किया था, हमने पूरा होमवर्क पूरा करके रखा हुआ था, लेकिन आज कांग्रेस के रिकॉर्ड में ये उल्लेखनीय उपलब्धियां सम्मिलित नहीं हो पाई। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने 2016 का पार्टी के अंदर टूट करवाई, सरकार में अस्थिरता लाई, बीजेपी के हाथ के आप खिलौने बन गए। माननीय न्यायालय को कहना पड़ा कि ये पुराने पापी हैं, महापापी हैं, इन्होंने दल बदल का महापाप किया है। तो ये यथार्थ हैं, जो यथार्थ हमारे जीवन के साथ रहेंगे, खड़े रहेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं। मैं आज वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं पूरा सम्मान करता हूँ। जो पार्टी निर्णय करेगी, यदि पार्टी उनके साथ खड़ी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि कभी कभी वो बड़े भाई कह देते हैं, तो बड़े भाई के रूप में मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि कम से कम एक चुनाव पार्टी को जिताने के लिए उनको काम करना चाहिए, ताकि ये कह सके कि हाँ, मैंने अपनी भूल का जो भी हिस्सा बन गया, मैं विजय बहुगुणा के कहने को बन गया, बहकाव में बन गया, कैसे ही बन गया, बहुत सारे आपके पास वो हो सकती हैं, एलिबाई हो सकती हैं, तो आप उसके एक चुनाव में पार्टी को जिताने के लिए भूमिका अदा करिए। गणेश गोदियाल जी
गढ़वाल से लड़ रहे थे, सबसे चुनौतीपूर्ण चुनाव था राहुल गांधी और कांग्रेस के इतिहास का। आप आपकी भूमिका कहाँ थी? आप हरिद्वार से टिकट मांग रहे थे, हरिद्वार में आपकी भूमिका कहाँ थी? गढ़वाल आपका होम वो था, कहाँ थी आपकी भूमिका? 2013 की आपदा का आपने जिक्र किया और शायद जितना मेरी जानकारी है पत्रकारिता के दौरान पहली बार आपने आज जिक्र किया कि आपकी सरकार के गिरने की वजह क्या रही। 2013 में आपदा आई, मिस हैंडलिंग की वजह से सत्ता में परिवर्तन हुआ, दिल्ली ने हरीश रावत को उत्तराखंड भेजा, मुख्यमंत्री बनाया और वो वजह रही कि वो एक पर्टिकुलर जो टीम थी वो आपसे नाराज हुई और 2016 में आपकी सरकार गिरी। ऐसा ही माना जाए? बिल्कुल, फैक्ट है, फैक्ट है। और मैंने बल्कि लास्ट तक भी कोशिश की कि उनको राज्यसभा दे करके एकोमोडेट कर दिया जाए, लेकिन पार्टी लीडरशिप इतना कुपित थी। कोई भी पार्टी लीडरशिप इस बात को कैसे स्वीकार कर सकती है कि केदारनाथ में हजारों लोग बह करके मर जाएं और मुख्यमंत्री को 3 दिन तक ये मालूम ही ना हो कि क्या हो रहा है। वो किसी का बर्थडे केक काटने या कुछ बातें कही जाती हैं, उनमें व्यस्त थे करके। तो ये चीज़ें कोई पार्टी लीडरशिप इतने बड़े ब्लंडर को इग्नोर नहीं कर सकती है। हरीश रावत 2012 में खुशी खुशी आते, क्योंकि मैं कल्पना कर रहा था, उसके लिए मैंने मेहनत भी की थी। मैंने कैंपेन को एक प्रकार से वर्चुअली लीड किया था, बिना कहे लीड किया था। पार्टी ने मुझे हेलीकॉप्टर दिया था, मुझसे कहा आपको ही प्रचार करना है, क्योंकि सीएलपी लीडर और पीसीसी प्रेसिडेंट अपने अपने क्षेत्रों के अंदर चुनाव में व्यस्त हो गए थे। तो मुझे कैंपेन वर्चुअली लीड करना पड़ा। लेकिन 2012 में पार्टी ने नहीं दिया, लेकिन मैं केंद्र में मंत्री था और जल संसाधन जैसे एक बड़े मंत्रालय का मंत्री था, और उसमें हमको इतिहास बनाने के बहुत सारे अवसर मिल रहे थे, अपना मार्ग छूने के बहुत सारे अवसर मिल रहे थे। हमने जो वाटर पॉलिसी आज भी है 2013 की, 13 जो की, वो मेरे कार्यकाल में तैयार हुई। वो उसको मैंने ही पायलट किया और उसको स्वीकार करवाया मुख्यमंत्रियों की कॉन्फ्रेंस में, जो नेशनल वाटर काउंसिल का। तो ये मैं उस समय पार्टी ये भी चाहती थी कि यदि मैं वहीं रह रहा हूँ तो मुझे जनरल सेक्रेटरी के तौर पर भी कहीं पर काम सौंपा जाए, मैं दोनों काम कर लूँ। लेकिन मैं पार्टी ने कहा नहीं, आपको जाना है, लीडरशिप की इच्छा थी, मैं आया। लेकिन सर, आपने लोकसभा का जिक्र भी किया और गणेश गोंदियाल जी का भी जिक्र किया। काफ़ी तेज तर्रार नेता के तौर पर उभरे हैं और माना तो ये भी जाता है कि आपके बेहद करीब भी हैं। आपको उनकी हार की वजह ये लगती है कि गढ़वाल में ठीक से काम नहीं हुआ? व्यक्ति के सामने अवसर होते हैं अपनी गलतियों को दुरुस्त करने के। यदि मुझसे ऐसी गलती हुई होती तो मैं कम से कम 1-2 चुनावों तक सर झुका करके पार्टी के लिए काम करता और देखते रहता कि आप पार्टी के नज़रों में मेरे लिए भाव क्या है, मेरे साथियों की नज़रों में मेरे लिए भाव क्या है। क्योंकि 2016 उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास पर एक काले धब्बे की तरीके से, और लोग बड़े बड़े पदों पर पहुंच सकते हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां बन सकते हैं, लेकिन उस कलंक से, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर दल बदल, जिसको माननीय न्यायालय ने कहा ये महापाप है, ये महापापी है, ये शब्द मेरे नहीं है, ये माननीय न्यायालय के हैं। और जो है, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि इतने इतने कठोर शब्दों का इस्तेमाल क्यों माने न्यायालय को करना पड़ा होगा। आपको लगता है सर कि ये कलंक और काला धब्बा जिसे आप बता रहे हैं कभी मिट पाएगा? गहरी सोच में हैं आप। ये सुनियोजित था, ये कलंक भाजपा के माथे पर भी है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर से जरूर हासिल कर ली, सरकार जरूर बना ली, लेकिन जब कभी इस बात का जिक्र आएगा कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करने का,
और वो भी एक स्टिंग जिसका कहीं कोई वजूद नहीं है, कोई कोई जिसको स्टिंग भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि स्टिंग तो वो है जिसको एक पत्रकार अपने चैनल के लिए करता है। वो तो भाजपा प्रायोजित एक ब्लैकमेलिंग थी, एक रिकॉर्ड वो था, तो जो है उसके आधार पर आप सरकार को बर्खास्त कर देते हैं। और ये इतिहास में लिखा जाएगा कि श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा पराक्रमी चीफ मिनिस्टर, पराक्रमी प्रधानमंत्री जो है एक छोटे से राज्य के छोटे से चीफ मिनिस्टर के सामने बौना साबित हुआ और अनंतो गत्वा उनको राष्ट्रपति शासन वापस लेना पड़ा। केदारनाथ में अगर कांग्रेस हारती है तो उसको कांग्रेस ही हराएगी, मेरा मतलब सीधे तौर पे भीतरघात को लेकर है। आप क्या मानते हैं? मैं इतना जरूर जानता हूं कि वातावरण को खराब करने की कोई भी कोशिश इस समय कांग्रेस की केदारनाथ में जीत के रास्ते में बाधक बनेगी। कोई भी कोशिश जो है, तो कोई भी कोशिश नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने बहुत हम्बली अपने को जो है केदारनाथ के पूरे प्रसंग से विड्रॉ किया है। जबकि मैं आज भी कह रहा हूं कि केदारनाथ के अंदर आप किसी से भी जाकर के पूछ लीजिएगा कि आज भी लोग मेरा नाम लेकर के वोट देंगे। लेकिन मैंने अपने को इसलिए पीछे कर दिया क्योंकि मैं से हम महत्वपूर्ण है, और हम का मतलब कांग्रेस। तो कांग्रेस का जो निर्णय होगा वो निर्णय हमको शिरोधार्य होगा। लोगों के नाम अक्सर उस क्षेत्र में चलते हैं केदारनाथ विधानसभा को लेकर। मनोज रावत जो पूर्व में विधायक रहे हैं, दूसरे हरक सिंह रावत हैं। आपको क्या लगता है? इस समय हमको जब एक उपलब्ध व्यक्ति है हमारे पास जिसको आगे रख करके पूरे कैंपेन को संचालित किया जा सकता है, आप हरीश रावत को न ले जाइए, लेकिन गणेश गोदियाल स्वाभाविक रूप से जो है रिप्लेसमेंट के रूप में उपलब्ध हैं, तो आप गणेश गोदियाल को आगे रखिए ना। रखिए, उनसे पूछिए, बात करिए। पर आप दोनों को तो सिक्के के दो पहलू के तौर पर ही देखा जाता है। मैं किसी के न मेरे इस कमेंट को प्लस और माइनस के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन समय कभी कभी इम्तिहान देता है, और उस इम्तिहान में कभी आप फेल होते हैं, कभी पास होते हैं। उत्तराखंड की विधानसभा में एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विधेयक आया जिसमें जमींदारी उन्मूलन जो एक्ट है हमारा, उसके अंदर बड़ी व्यापक परिवर्तन लाए गए तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा। उसका किसी ने विरोध नहीं किया। मनोज रावत सिंगल आउट खड़े रहे, उन्होंने कहा नहीं, ये उत्तराखंड के हित में नहीं है। आज सारा उत्तराखंड कह रहा है उत्तराखंड मांगे नया भू कानून। आज सत्ता हो विपक्ष हो, हर कोई जो है उत्तराखंड की अस्मिता को बचाने के लिए नए भू कानून की बात कर रही है। तो मनोज रावत को ये बहुत बड़ा उपहार है कि ये उपलब्धि, वो विधायक होंगे या नहीं होंगे क्या, ये तो कांग्रेस को और केदारनाथ की जनता को निर्णय करना है, मगर इस उपलब्धि को उनसे कोई नहीं छीन सकता है। तो मैं यदि मुझसे कोई कहेगा किसी विधायक को आप किसको धन्यवाद देना चाहेंगे, तो मैं मनोज को कहूँगा कि जब समय तुमसे परीक्षा मांग रहा था, तुम उसमें सफल हुए। सर, आपने विधानसभा का जिक्र छेड़ा, गैरसैंण का जिक्र छेड़ दिया। इसी बात पे एक सवाल तो बनता है। इस बार की विधानसभा में दो घटनाएं हुई। पहला, 500 करोड़ में सरकार को गिराने की साजिश को लेकर, जैसा 2016 में आपके साथ एक बार हो चुका है। 500 करोड़ की साजिश रची जा रही है पुष्कर सिंह धामी की सरकार को गिराने को लेकर। इसमें ना तो पक्ष ने कोई सवाल किया, न विपक्ष ने कोई सवाल किया। विधानसभा के अंदर, बाहर जरूर बहुत सारे लोगों ने ये जिक्र किया कि इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए, ये सब होना चाहिए। आपकी हंसी बहुत कुछ कह रही है। दूसरा, एक
सैलरी बढ़ोतरी को लेकर मामला आया सामने, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों को मिलाकर देखा जाए तो एकमात्र गणेश गोंदियाल का नाम सामने आया। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये मैं तीनों के ही जवाब बारी बारी से आपसे चाहता हूं। जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और जो वाकई एक संशय पैदा करता है कांग्रेस के अंदर, कि एक विधायक को, कांग्रेस के विधायक को सत्र के बीच में खड़े होकर ये कहना पड़ा हो कि हमारा जो पक्ष है, हमारी मतलब कांग्रेस वाली जो साइड है, वो मित्र विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। मैं हरीश धामी की बात कर रहा हूं, जिन्होंने भरे सत्र में भी ये बात की और उसके बाद मीडिया के कैमरों के सामने भी उन्होंने यही बात दोहराई। सीधे सीधे उन्होंने एलिगेशन यशपाल आर्या जी पर लगाया, जो नेता प्रतिपक्ष है। देखिए, ये एलिगेशन बिल्कुल सर, शुरू से मैं चाहता हूं, पहले, दूसरे और तीसरे। बिल्कुल मैं लास्ट ही से शुरू करता हूं जी। ये बहुत गलत वो था, वो आहत थे, और मैं समझता हूँ एरर ऑफ जजमेंट है स्पीकर के का भी, सदन नेता का भी, और हमारी पार्टी का भी। कोई व्यक्ति सर्वाधिक पात्रता रखता था आपदा पर बोलने के लिए तो वो धारचूला के विधायक थे, उसके बाद केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ, फिर, और मैं ये भी समझता हूँ कि हरीश धामी आहत थे, गंभीर रूप से आहत थे। लेकिन आप जब राजनीति के अंदर हैं तो वाणी का संयम और स्थान का संयम बहुत आवश्यक होता है। उन्होंने वाणी और स्थान का संयम नहीं दिखाया, लेकिन उनकी भावना को देखते हुए मैंने उनको फिर भी शाबाशी दी ताकि वो हतोत्साहित ना हो, और उनकी गलती को आज मैं इतने दिनों के बाद पॉइंट आउट कर रहा हूँ। दूसरा सवाल, आपने विधायकों की सैलरी बता दी। मैं गणेश गोंदियाल जी से इस मामले में इत्फाक नहीं रखता। आप मीडिया की शाबाशी ले सकते हैं, आप जनता की तालियां भी ले सकते हैं, लेकिन भूखे भजन हो न गोपाला। तो आप अपने प्रतिनिधियों को इतना तो सक्षम बनाना आपको पड़ेगा कि वो अपने सामाजिक कर्तव्य को, राजनीतिक कर्तव्य को ठीक से निभा सकें, निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ निभा सकें। रहा सवाल तीसरे सवाल का, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास। तो उत्तराखंड की झोपड़ी जब गलकटियन के पास है तो भैया कैसे झोपड़ी सुरक्षित रहेगी? इतने विशेषज्ञ सरकार गिराने के, इतने इतने बड़ी एक्सपर्टाइज सुपारी किलर्स, और इतने उजाड़ू महापापी बल्द सब जगह जो है, तो उसके बाद कैसे सकुशल रह जाएंगे? बल्कि धामी जी को इस बात के लिए वो अपनी पीठ ठोक सकते हैं धामी, कि मैं इसके बावजूद भी जो है अपनी झोपड़ी को जैसे तैसे बचाए हुए हूँ करके वो अपनी पीठ ठोक सकते हैं। लेकिन उसकी कीमत तो राज्य अदा कर रहा है, राज्य अदा कर रहा है। तो ये भाजपा के अंदर का मिला जुला गेम है। चीज उठी भी भाजपा के ही सहयोग से है, और भाजपा के सहयोग से ही इसको इम्पोर्टेंस भी मिली, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जब कह दिया कि खुफिया तंत्र जांच करेगा, तो इसका मतलब कॉग्निजेंस ले ली गई। और उसके बाद भाजपा के कैंप से दो पूर्व मुख्यमंत्रियों ने ये कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, स्पीकर को इसकी कॉग्निजेंस लेनी चाहिए, और इसमें हाउस कमेटी बननी चाहिए, ये उनकी तरफ से कहा गया। तो ये पूरी तरीके से भाजपा का अंदर का मामला है। वजह क्या हो सकती है सर? कोई खतरा? मैंने कहा ना कि कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास। जब तुमने गलकट्टियों को अपने साथ रखा है, कल हमारा गला कटा था, आज हमारा गला भी कटेगा। ये बहुत सीरियस एलिगेशन है, जो उजियाड़ू बल्द के नाम पर आप कुछ लोगों को इशारों में
कहा नहीं, जब इतने एक्सपर्ट्स आप अपने साथ लिए चल रहे हैं तो आप कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। और ये सबको मालूम है कि कौन कौन लोग चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं, सबको मालूम है। सर अब आप अब टॉर्च लेकर ये सब चीज़ें छिपी हुई नहीं हैं। और सब लोग इस बात को भी जानते हैं कि एक बड़ा खेल है, एक बड़ा खेल है। और ये भी सब जानते हैं कि ये चीज़ें जो उठी हैं स्पॉन्सर्ड इंफॉर्मेशन है, जो हाउस के पटल पर आई है। ये भी सबको मालूम है क्यों क्यों एक पिटीशन को 2 साल से दबाए बैठी है, जबकि संविधान ये अपेक्षा करता है कि इस तरीके के पिटीशंस जब आते हैं स्पीकर के पास तो एक स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर स्पीकर को उसका निस्तारण करना पड़ता है। तो क्यों नहीं एक व्यक्ति की सदस्यता का निस्तारण हो रहा है, ये सबको मालूम है। सत्ता नहीं चाहती है तो ये भी सबको मालूम है। ये भी सबको मालूम है कि सत्ता ने कितने क्रैशर, जब जब माल क्रैश हो रहा है, वहाँ से निकल रहा है, तो इसीलिए तो मैंने कहा कि इस चुनाव के अंदर सुपारी किलर भी हैं। लोकसभा के चुनाव में भी सुपारी किलर थे, लेकिन उस समय जो लोग सुपारी किलर को बकअप कर रहे थे, वो सुपारी किलर ने करीब करीब हमसे मंगलौर छीनने में मदद कर दी थी। अभी विधानसभा के चुनाव जब 2027 में आएंगे तो आप देखिएगा कुछ लोग जो है जो सुपारी किलर के साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से गलबैया डाल करके खड़े थे, उनको उनको स्वयं कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास। सर आप टॉर्च लेकर गैरसैंण राजधानी को ढूंढ रहे थे। टॉर्च अगर थोड़ा सा कुमाऊं की तरफ मैं बढ़ाने के लिए कहूं आपसे, तो आप ही के कभी हनुमान कहे जाने वाले एक व्यक्ति, लोगों का वहां, मैं बहुत सारे लोगों से कुमाऊं में गया, मिला, काफी लोगों से मेरी मुलाकात हुई, काफी नेताओं से भी मुलाकात हुई जो आज कांग्रेस का हिस्सा नहीं है। उनका कहना है कि मेरे सोनिया गांधी हरीश रावत हैं, मेरे राहुल गांधी हरीश रावत हैं, मगर हरीश रावत के कभी एक करीब हुआ करते थे हनुमान के तौर पर, उन्होंने कुमाऊं की कांग्रेस को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। क्या मानते हैं आप? ये यथार्थ है कि यदि मैं रामनगर लड़ता उस समय तो अकेले मैं नहीं जीतता। एक व्यक्ति को जाने अनजाने में पार्टी ने मुझे जनरल की भूमिका में खड़ा कर दिया था। अब जिस जनरल को अपनी पिस्टल का मालूम ही ना हो तो वो जनरल लड़ाई क्या लड़ेगा। तो कभी यहाँ हूँ कभी वहाँ हूँ, तो ये सब स्थितियाँ अजमंसस सब पैदा हुई। तो इस अजमंसस के कुछ कारण बने, क्यों कारण बने मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना बात जरूर जानता हूँ, मैंने सारा अहंकार छोड़ करके, अहंकारी समझ लीजिए, क्योंकि व्यक्ति जब मांगता नहीं है तो अहंकार होता है। मैंने ऐसे पाँव फैला, हाथ अपना कट फैला करके, फिर उसके बाद हाथ फैला करके कहा कि मुझे भीख में दे दो, पार्टी का सवाल है। और अब इस समय मेरा न लड़ना पार्टी के लिए घातक हो जाएगा। नहीं हो पाया, ड्यूटी नहीं हो पाया। मैं किसी को दोष नहीं देता। देखो, जब हमने किसी के ऊपर विश्वास किया तो वो उनका अर्जन था, उन्होंने उस स्थिति को अर्जित किया था। उसमें वो अकेले ऐसा नहीं है कि कोई मेरी कृपा थी, उसने उस स्थिति को अर्जित किया था। लेकिन जो स्थितियां आज हैं उसमें मैं इतना ही कहना चाहूँगा, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, कुछ तो रही होंगी मजबूरी। तो मैं उन मजबूरियों को उन्हीं लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ। और भगवान ने मुझको अवसर दिया कि मैंने अपने हाथों से कुछ लोगों को संवारा है? और भगवान अवसर देगा तो चाहे अब उम्र के साथ हाथ कांप रहे हों, तो मैं कांपते हाथों से भी लोगों की तकदीर को संवारने की कोशिश करूंगा।
पर सर मैं रामनगर की मैं जनता अपने ने क तो मैं अपने कंडक्ट के लिए ज़िम्मेदार हूँ। मैं दूसरों के कंडक्ट के लिए अब ज़िम्मेदार नहीं, पहले मैं ज़िम्मेदार था। रामनगर की पब्लिक तो आपको वेलकम कर रही थी, फिर क्या वजह रही कि आपको रामनगर की मैं सीट छोड़नी मैंने पड़ी? मैंने कहा ना कि उस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैंने ज़िंदगी में जब पार्टी निर्णय कर चुकी हो, पार्टी दे चुकी हो, तो उसके बाद व्यक्ति के पास माँगने नहीं जाता। मैंने फिर भी माँगा। मैंने हाथ फैला करके कहा, गवाह है मेरे पास। इनसे मैंने कहा मुझको दे दो, मुझे ज़रा कृपा कर दो। मुझको यहाँ से जिता दो और मैंने कहा दूसरी जगह से तुम जीतोगे, ये गारंटी है। सर से तुम जीतोगे। लेकिन नहीं माना गया। लोग कहते हैं कि और आप ये स्थिति तब है जबकि 2017 के अंदर भी यदि वो नहीं कहते मैं लड़ता हूँ यहाँ से, तो 2017 में भी ऐसा नहीं था मैं इतना बड़ा अनिर्णय का शिकार था। ये तो लास्ट में मैंने किच्छा तय किया। मैं तो 2017 में भी रामनगर से लड़ा। हरीश रावत कद्दावर नेता माने जाते हैं, लेकिन फिर भी नाम लेने से क्यों घबराते हैं? नहीं, कोई जब आवश्यक नहीं कि हम सब चीज़ें नाम लेकर के कहें सब चीज़ें। क्या दोबारा से लोग जोड़ने की कोशिश लोग करेंगे? लोग मैं किसी जोड़ने न जोड़ने का क्या सवाल पैदा होता है? नहीं, मैं कि कुमाऊं कांग्रेस के अंदर की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग आपको छोड़ के जा चुके हैं। नहीं ऐसा नहीं है। हमारे साथ जितने लोग थे, जो मैंने कहा ना कोई कुछ तो रही होंगी मजबूरियाँ, कोई यूँ ही बेवफ़ा नहीं होता। कुछ रही होंगी कुछ लोगों की मजबूरियाँ, लेकिन अब भी एक विशाल फ़ौज है। बड़ी ताकत है। लोगों ने हमारे साथ 2000 1990 में जब सब लोग कांग्रेस छोड़ गए थे, तो उस समय कांग्रेस को खड़ा करने में सैकड़ों लोग थे, जिन्होंने श्री रंजीत रावत की तरीके से भूमिका अदा की और मैं उन सब लोगों का बड़ा आभारी हूँ। इसलिए तो आपने जब मुझसे कहा नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, तो उनकी वही भूमिका मुझको नाम न लेने के लिए बाध्य करती है। उनसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को कुछ भी नहीं मिल पाया, कुछ भी नहीं मिल पाया। कुछ लोगों को मैं चाहते हुए भी, कोशिश करते हुए भी कुछ नहीं दे पाए। कुछ लोग सब्र का दामन छोड़ गए, लेकिन कुछ लोग आज भी पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ खड़े हैं और मुझे इस बात का गर्व है कि वही लोग आज भी कांग्रेस की धुरी हैं। जो लोग उनमें से राजनीतिक रूप से कोई मेरे साथ है या नहीं है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस की धुरी वही लोग हैं उत्तराखंड के अंदर। जब तक वो लोग हैं, तब तक कांग्रेस पूरी शक्ति के साथ कंटेंशन में रहेगी। जरा सा स्थितियां अनुकूल होंगी तो कांग्रेस फिर से सत्ता में आएगी। सर एक सीधा सा जवाब दीजिएगा। लोगों का मानना है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हरीश रावत अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं। कितनी सच्चाई है इस पे? राजनीति में मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूँ आपको। एक बार बहुत दूर सलपड़ आर सलपड़ एक जगह है, मैंने वहाँ इंटर कॉलेज खोला और पैदल गए वहाँ। तो वहाँ गए तो उन बेचारों ने बड़ी कोशिश से कहीं से दूध लाए होंगे, तो मुझको दूध पीने के लिए दिया। लेकिन जैसे दूध दिया, मैंने एक घूंट पिया तो देखा मैंने काली काली चीज़ तैर रही है उसमें, तो वो मक्खी थी। लेकिन मैंने वो मक्खी को एक किनारे किया और दूध जो है बड़े चाव से पी लिया, क्योंकि उनकी भावनाएं आहत होती है उससे। तो इसलिए कभी कभी हमारे साथियों से भी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए आपको आप हमारे गाँव में कहते हैं कि कभी कभी टट्टी करने वाले को शर्म नहीं होती, देखने वाले को शर्म होती है। तो हम अपने आंखों पे पट्टी बांध करके उनको एहसास कराते हैं कि हम समझ रहे हैं, लेकिन तुम हमारी बात की वैल्यू रखना चाहो तो रख दो। राजनीति के अंदर हम एक पॉलिटिकल आदमी हो सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल आदमी के साथ एक इंसान भी तो है। और यदि भावनाएं नहीं हैं तो फिर राजनीति तो बहुत ही निर्दयी निर्दयी कार्य हो जाएगा। आपको मुख्यमंत्री रहते हुए आपसे कुछ गलतियां हुई आप ही की टीम हाँ मेंबर्स को हाँ, लेकर? बहुत सारी गलतियां हुई।
सारी गलतियाँ हुई। हम कभी निर्णय लेने में कुछ चीज़ों में मैं हिचकिचा गया। हरीश रावत को अगर दोबारा कभी मौका मिलता है 2027 ही सही, गैरसैंण राजधानी होगी स्थायी? देखिए, जहाँ तक हरीश रावत संबंध है, मैं समझता हूँ वो देर होगी, लेकिन जहाँ तक कांग्रेस संबंध है, यस, कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस को एक एजेंडे के तहत इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हम गैरसैंण इसलिए राजधानी नहीं बनाएंगे क्योंकि वो पर्वतीय क्षेत्र है। हम गैरसैंण इसलिए राजधानी बनाएंगे, वो एक नए ग्रोथ एरिया को खोलेगा। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ की में जो स्टैग्नेशन आ गया उत्तराखंड के अंदर, नई संभावना के क्षेत्र नहीं है। जिन क्षेत्रों में हम बैठे हुए हैं, जहाँ सारी विकास की गतिविधियाँ हो रही हैं, वहाँ सैचुरेशन आ गया है। यहाँ ज़मीनें नहीं हैं। आप यहाँ तो यदि आज हम कुछ गतिविधियाँ कर रहे हैं तो अपनी कीमत पर, अपने भविष्य की कीमत पर कर रहे हैं, पर्यावरण की कीमत पर कर रहे हैं, हिमालय को नाराज करके कर रहे हैं। तो ये आपको केवल आपको नई संभावनाओं के एरिया के रूप में, नए ग्रोथ एरियाज की तलाश के लिए आपको गैरसैंण की तरफ जाना पड़ेगा। एक हिम्मत की बात की त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने, जो बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने उसे समर कैपिटल घोषित किया। दूसरी एक बड़ी हिम्मत की बात आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो गैरसैंण राजधानी होगी, स्थायी राजधानी। देखिए, मैं अफसोस इस बात का है कि पूरे देश के अंदर एकमात्र उत्तराखंड ही ऐसा राज्य है जिसके पास अपनी राजधानी नहीं देखिए, है। मैं कह रहा हूँ एक सुविचारी सोशियो इकोनॉमिक रूट मैप के साथ। श्री त्रिवेंद्र सिंह जी ने उस समय कही जब उनको लगा कि अब वो जा रहे हैं। श्री विजय बहुगुणा जब केदारनाथ की फटकार उनको सुनाई दी तो उस समय उनको गैरसैंण नजर आया। मुझको गैरसैंण उस समय नजर आया और मैंने गैरसैंण के निर्णय को उस समय कह रहा हूँ जिस समय उसके साथ मेरी कोई राजनीति जुड़ी हुई नहीं है। मैं एक सोशियो इकोनॉमिक रोड मैप के साथ कह रहा हूँ, और इसीलिए कि उन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी भी कह दिया, 25,000 करोड़ रुपये भी कह दिया, 25 रुपया नहीं लगा। उनके अपने कार्यकाल में भी 25 रुपया नहीं लगा, 25 ईंटें नहीं लगी गैरसैंण के अंदर। हरीश रावत की विदाई के बाद 25 ईंटें नहीं लगी। जो कुछ भी गैरसैंण के अंदर हुआ है वो हमारे कार्यकाल में, हमारी बनाई हुई सड़कों में मलबा जो आया, उस मलबे को ये साफ नहीं कर पाए। ये तो वहाँ की पुरानी एसडीएम कोड में एसडीएम की पोस्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, तहसीलदार पोस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इनसे आप कहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात कर रहे हैं? अगर आप कैमरे की तरफ देखकर ये बात कह सकें हिम्मत से उत्तराखंड की जनता के लिए कि गैरसैंण राजधानी होगी अगर कांग्रेस की सरकार आएगी, निश्चित तौर पर यदि हरीश रावत का उपयोग है और कांग्रेस मेरा उपयोग करती है, और मैं समझता हूँ करना पड़ेगा, मैं अभी इतना असंगत नहीं हुआ हूँ, मैं अपने मूल्य को समझता हूँ, तो जो है गैरसैंण में राजधानी बनाएंगे। और हम आगे होते तो 2020 के अंदर हमने जो है गैरसैंण राजधानी बनाने का वो कर दिया, और उसके लिए पूरा रूट मैप तैयार था। हम तो सचिवालय का रुपया हमने जमा कर दिया था। आज भी पीएलए के अंदर रुपया पड़ा हुआ है, 500 आवासीय भवन बनाने का तय कर दिया था। यूडा नाम की संस्था खड़ी करके हमने भराड़ीसैंण की टाउनशिप बनाने का काम तय कर दिया था। हमने तो सारा रोड मैप तैयार कर दिया था। हमसे बात की आपने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज पहली बार ऐसा हुआ कि आपने बहुत सारी बातें बहुत खुलकर की। पिछले दौरान जब भी मैंने आपसे बात की तो कुछ चीज़ों को आपने टालने की कोशिश की, और ये पहली बार है जब आपने खुलकर बात की। हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री और बिल्कुल कहा जा सकता है कि उत्तराखंड के कद्दावर कांग्रेसी नेता, उन्होंने आज अपने पुराने सहयोगियों पर भी खुलकर बात की, अपनी सरकार की टीस को लेकर भी बात की, और वो राज भी खोला कि किस वजह से 2016 में लोग बागी हुए उनकी सरकार गिराने को लेकर। एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि हरीश रावत ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद एक बड़ी हिम्मत दिखाने की बात की है। उन्होंने प्रदेश की जनता के सामने ऑन कैमरा ये कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो गैरसैंण ग्रीष्मकालीन नहीं,
बल्कि स्थायी राजधानी होगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।